अस्सलाम स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की और हमने देखा था कि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मेजर किस तरह से कर सकते हैं। यानी हमने उसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात की थी, जिसमें हमने एक रिलेशन डेवलप किया था कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है दैट इज फाई ई वो बराबर होता है ई डॉट ए के, यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का। यहाँ पे याद रखें, ये जो हमने रिलेशन बिल्ड किया था, डेवलप किया था, ये रिलेशन सिर्फ और सिर्फ तभी एप्लीकेबल है, यानी इससे हम सिर्फ और सिर्फ तभी फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं जब हमारी जो सरफेस है वो फ्लैट सरफेस हो, यानी वो चिपटी हो, सीधी हो। कर्व सरफेस को या किसी भी और तरह की सरफेस को फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए हम इस रिलेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आज हमने डिस्कस करना है कि अगर हमारे पास एक स्फेरिकल सरफेस हो, स्फेरिकल मीन जिस तरह से आपके पास एक फुटबॉल होती है, तो अगर इस तरह की एक सरफेस हो तो उस में से फ्लक्स को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं जबकि जो चार्ज है उस सरफेस के अंदर मौजूद हो। तो इसके लिए हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक स्फीयर है। यहां पे आपको एक स्फीयर नजर आ रहा है, ये स्फीयर है और ये हॉलो स्फीयर है, अंदर से खाली है, जिसका रेडियस r है और इसके सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज q पड़ा हुआ है। अब इस चार्ज की वजह से, जो पॉजिटिव चार्ज q है, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमने कैलकुलेट करना है कि इस पूरी की पूरी सरफेस में से, स्फीयर में से कितना फ्लक्स पास हो रहा है। तो अब हमने पहले ही पढ़ा कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का रिलेशन है वो हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब हमारे पास जो सरफेस हो फ्लैट हो, वरना तो हम अप्लाई नहीं कर सकते। इसका मतलब हमें पहले क्या करना होगा, हमें इस स्फेरिकल शेप को, स्फीयर को इस तरह से छोटे छोटे पैचेस में, टुकड़ों में डिवाइड करना होगा कि हर टुकड़ा ऑलमोस्ट फ्लैट हो जाए। ये ऐसे ही है कि जैसे आपके पास एक फुटबॉल होती है, फुटबॉल में देखें तो आपके पास छोटे छोटे पैचेस बने होते हैं और वो पैच देखें तो तकरीबन क्या होता है, फ्लैट होता है। अब इसके बाद हमने करना क्या है, तो सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने इस पूरी सरफेस को छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड कर दिया, डेल्टा A1, डेल्टा A2 अप टू डेल्टा AN, और इनके जो वेक्टर एरियाज हैं वो भी उनके क्या होंगे, परपेंडिकुलर। मिसाल के तौर पे मैं एक हिस्से की बात करता हूं, ये मेरे पास एक पैच है, तो इस पैच का जो सरफेस एरिया है वो डेल्टा A होगा, जबकि जो इसका वेक्टर एरिया होगा वो इसकी सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर, यानी इस सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन, ये क्या कहलाएगी, इसका वेक्टर एरिया कहलाएगा। अब चार चौके यहां पे मौजूद है तो फील्ड लाइंस क्या होगी, आउटवर्ड ओरिजिनेट करेंगी, ऐसे ही है ना। तो इसका मतलब यहां से जो फील्ड लाइन गुजरेगी वो क्या होगी, इस एरिया के पैरेलल हो जाएगी। इसी तरह बाकी भी, लेट्स सपोज यहां पे कोई पैच है, इधर कोई पैच है, यहां पे हर तरफ जितने भी पैचेस होंगे उनके लिए उस पैच का एरिया, वेक्टर एरिया और उसकी जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, यानी जो फील्ड लाइन है, वो उस एरिया की क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। यानी दोनों में एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री का हर एक पैच के लिए। तो हमने सबसे पहले क्या कर लिया जी कि हमने इसको स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर लिया। जिस तरह यहां पे देखें तो फुटबॉल ये छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड है, इस तरह हमने स्फीयर को छोटे पैचेस में डिवाइड कर लिया और उनका जो सरफेस एरिया है वो डेल्टा A1, A2, A3 एंड अप टू डेल्टा AN है, जबकि जो उनके कोरस्पॉन्डिंग वेक्टर एरियाज होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, वो डेल्टा A1, A2, A3, डेल्टा A4, जहां पे इसको मैंने वेक्टर की शक्ल में दिखाया है। और हर एक पैच में से जो गुजरने वाली फील्ड लाइंस की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है उनको लेट से मैं रिप्रेजेंट करता हूं डेल्टा E1, डेल्टा E2, डेल्टा E3 रिस्पेक्टिवली। मतलब क्या है कि डेल्टा A1 एरिया के लिए जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी वो डेल्टा E1 होगी, A2 के लिए डेल्टा E2 होगी एंड सो ऑन। अब हमने ये जो रिलेशन पढ़ा था, ये पहले ही हम इसको पढ़ चुके हैं, ये रिलेशन है फ्लैट सरफेसेस का एरिया कैलकुलेट करने के लिए। अब हमने सिंपल करना क्या है, उसी प्रीवियस डायग्राम को देखें कि जितने भी इसमें ये पैचेस हमने बनाए, हम अगर ऐसा करें कि हर एक पैच के लिए फ्लक्स को कैलकुलेट कर लें, यानी इसके लिए भी, दूसरे के लिए भी, तीसरे, चौथे, पांचवें और जितने भी हैं नंबर ऑफ पैचेस, तमाम के लिए हम हर एक का फ्लक्स कैलकुलेट करें अलग अलग, और फिर उस तमाम के तमाम पैचेस के फ्लक्स को ऐड कर लें। तो इसका मतलब मेरे पास क्या आ जाएगा, इस टोटल स्फीयर का फ्लक्स आ जाएगा। जैसे सपोज करो यहाँ पे जो ये बॉल है, इसका इस ब्लैक एरिया के लिए मैं पहले फाइंड कर लेता हूँ फ्लक्स क्या है, फिर दूसरे के लिए, फिर तीसरे, फिर चौथे, फिर पांचवें, फिर छठे एंड सो ऑन। तो तमाम के फ्लक्स को कैलकुलेट करूंगा हर एक पैच के लिए, फिर उनको आपस में ऐड कर लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल फ्लक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे हम सेम काम करेंगे। हम ये कह सकते हैं जो टोटल फ्लक्स
हमारे पास इस सरफेस में से, स्फेरिकल सरफेस में से गुजर रहा है, वो बराबर होगा फ्लक्स E इज इक्वल टू, पहले पैच के लिए सेम इस रिलेशन को अप्लाई करें तो क्या बन जाएगा, उसका जो एरिया है वो डेल्टा A1 है वेक्टर एरिया, जबकि इंटेंसिटी क्या है E1 है, दूसरे के लिए E2 है वेक्टर एरिया, डेल्टा A2 है एंड सो ऑन। तो मैंने हर एक के लिए फ्लक्स को कैलकुलेट किया और उनको क्या किया, यहाँ पे ऐड कर लिया। यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जब डॉट प्रोडक्ट हम खत्म करेंगे, यानी इसके लिए भी डॉट प्रोडक्ट खत्म करें तो क्या आ जाएगा, कॉज ऑफ थीटा, और हर एक के लिए हमने कहा जो थीटा होगा वो क्या होगा, वो 0 डिग्री होगा। इसको प्रीवियसली हमने देखा है यहाँ पे कि एरिया और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी दोनों में एंगल क्या हो जाएगा, 0। इसी तरह जहां पे सपोज करो इस पैच के लिए मैं कहता हूं, तो इसका जो सरफेस एरिया और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो दोनों भी क्या होंगे, सेम आपस में 0 डिग्री के एंगल बनाएंगे। तो इस तरह हर एक के लिए हम कह सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू आ जाएगा कॉस ऑफ 0, और कॉस 0 इक्वल टू 1 होता है, उसको हम लिखे ना लिखें बात एक ही है। अब दूसरी चीज जहां पे देखें तो जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E1, E2, E3 है, हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का रिलेशन पढ़ा हुआ है कि वो होता है 1/4πε0 Q ओवर R स्क्वायर। अब यहां पे देखें क्या इंटेंसिटी सेम होगी या नहीं होगी हर एक के लिए। देखिए एक तो मीडियम है ε0, अब मीडियम हर एक के लिए सेम है, चार्ज सेंटर में पड़ा है, पैचेस ऊपर पड़े हुए हैं, मतलब स्फेयर के ऊपर बनाए हैं हमने, तो इसका मतलब हर एक के लिए दरमियान में एयर होगी या वैक्यूम होगा, इसका मतलब मीडियम क्या है, सेम है। चार्ज भी सब पैचेस के लिए क्या है, सेम है, जो सेंटर में पड़ा हुआ है। आर जो है यानी सेंटर से डिस्टेंस उन पैचेस का वो भी क्या है, सेम है। तो इसका मतलब तमाम के तमाम पैचेस के लिए ये जो वैल्यू आएगी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वो क्या होगी, इक्वल होगी। मैग्नीट्यूड में तो हम कह सकते हैं E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E3 अप टू इज इक्वल टू En, और इसको मैं जनरली रिप्रेजेंट कर सकता हूं जहां पर इस E से। तो मेरे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आ गई E की, यानी E1 की जगह भी E लिख सकता हूं, E2 की, E3 की, और इसी तरह En की जगह पे भी सिंपल E लिख सकता हूं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जस्ट E को रिप्लेस कर दिया हर एक जगह पे। फिर यहाँ पे देखें तो मेरे पास E कॉमन आ सकता है, तो इसको हम कॉमन आउट कर लेंगे, तो E कॉमन आ गया, रिमेनिंग क्या बच गया, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 एंड अप टू डेल्टा AN। ये देखें तो क्या है, डेल्टा A1 क्या था, वो पहले पैच का एरिया, फिर A2 क्या है, दूसरे पैच का सरफेस एरिया, A3 क्या है, तीसरे पैच का सरफेस एरिया। तो तमाम के तमाम पैचेस को अगर हम जोड़ दें आपस में, इसका मतलब फिर क्या बन जाएगा, हमारे पास वही स्फीयर बन जाएगी। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये दरअसल ये जो तमाम के तमाम एरिया का सम है, जमा है, ये किसके बराबर होगा, ये उस स्फीयर के टोटल एरिया के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ द स्फीयर, और स्फीयर के एरिया का हमें जो फॉर्मूला है वो पता है, वो बराबर होता है 4πr स्क्वायर का। रेडियस हमने r ही अज्यूम किया था, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4πr स्क्वायर। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इसकी जगह पर 4πr स्क्वायर लिख लेंगे, और इस E की जगह पर इसकी ये वाली वैल्यू 1/4πε0 Q ओवर R स्क्वायर। तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब यहां से देखें तो R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो फाइनल रिलेशन बनेगा वो बन जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू Q ओवर ε0। तो ये जो हमारे पास रिलेशन आया है ये किसी भी स्फेरिकल सरफेस के लिए है, जबकि E डॉट A वाला किसके लिए था, वो हमारे पास सब फ्लैट सरफेस के लिए। तो ये जो रिलेशन बना है ये किसके लिए है, स्फेरिकल सरफेस के लिए। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चों कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। जब भी आपने किसी चीज की डिपेंडेंस देखनी हो तो खास तौर पर इसकी मैथमेटिकल फॉर्म को देखें। तो यहाँ पे देखिए क्या है, Q है, इसका मतलब चार्ज पे डिपेंड करता है कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है, जितना मैग्नीट्यूड ज्यादा उतना ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा। दूसरा है मीडियम की परमिटिविटी ε0 के ऊपर, तो इसका मतलब दूसरी चीज क्या है, वो नेचर ऑफ द मीडियम है। अगर वहां पर चार्जेस के दरमियान में वैक्यूम है तो वहां पे कुछ और वैल्यू आएगी, एयर है तो कुछ और वैल्यू आएगी, कोई और मीडियम आपने प्लेस कर दिया तो फिर वो कोई और वैल्यू आएगी। तो दो चीजें हैं जिन पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड नेचर ऑफ द मीडियम। इसके साथ ही बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि क्या जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसी भी क्लोज सरफेस की ज्योमेट्री या उसकी शेप पे डिपेंड करता है या नहीं करता। यानी जैसे अभी हमने देखा कि हमारे पास स्फेरिकल शेप थी और उसके सेंटर में चार्ज था, तो अगर स्फेरिकल की बजाय जैसे यहां पे फिगर में दिखाया गया ऐसी कोई रैंडम सी शेप हो, लेकिन क्या हो, क्लोज हो, तो ये सरफेस जो S2 है ये रैंडम शेप है, S3 भी कैसी तरह एक रैंडम शेप है लेकिन क्या है, क्लोज शेप है। तो क्या वो ज्योमेट्री ऑफ दी जो सरफेस है क्या उसके ऊपर डिपेंड करेगा या नहीं करेगा।
अब देखें, सपोज करो ये हमारे पास एक स्फेरिकल शेल है, उसके ऊपर हमने ये सरफेस S3 है, उसके ऊपर S2 है और उसके बाद क्या है S3 है। सेंटर में क्या पड़ा हुआ है, चार्ज Q पड़ा हुआ है। तो देखें जितनी लाइंस जहां से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट करेगा उतनी ही इस पहली सरफेस S1 में से पास करेंगी, उतनी ही S2 में से पास करेंगी और उतनी ही लाइंस क्या होंगी S3 में से पास करेंगी। और हमने पहले ही कहा कि नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू दी सरफेस वो क्या कहलाता है, फ्लक्स कहलाता है। इसका मतलब जितना फ्लक्स S1 का होगा उतना ही फ्लक्स S2 का, उतना ही S3 का। तो इसका मतलब ये है कि शेप जैसी भी हो, क्लोज हो अगर, तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड नहीं करता। तो हम कहेंगे फ्रॉम द फिगर नंबर ऑफ द लाइंस पासिंग थ्रू ईच सरफेस, यानी S1, S2 और S3 हर एक में सेम नंबर ऑफ लाइंस पास कर रही हैं। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो भी सेम रहेगा। तो शेप या ज्योमेट्री की चेंज करने से हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे गॉसेस लॉ की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि इसकी आगे हमने एप्लीकेशन डिस्कस करनी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी प्रीवियस टॉपिक से ही एक तरह से रिलेट करता है। पहले देख लेते हैं इसकी स्टेटमेंट क्या है, गॉसेस लॉ कहता क्या है। गॉसेस बेसिकली एक साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले इस को एक मैथमेटिकल फॉर्म दी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के इस कॉन्सेप्ट को और एक लॉ डिड्यूस किया। वो लॉ क्या कहता है कि किसी भी क्लोज सरफेस के लिए जो फ्लक्स होगा, यानी सपोज करो कि एक आपके पास क्लोज सरफेस है, उसमें से जो आप फ्लक्स कैलकुलेट करने जा रहे हो, तो वो कहता है कि हमेशा वो उस सरफेस के अंदर मौजूद जितना भी चार्ज होगा उसके 1/ε0 टाइम्स होगा। यानी कि चार्ज को अगर आप परमिटिविटी 1/ε0 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो किसके बराबर आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर आ जाएगा। अब इसकी इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे, एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक क्लोज शेप है, जैसे कि यहां पर दिखाया गया क्लोज सरफेस है, इसके अंदर मल्टीपल चार्जेस पड़े हैं, Q1 है, Q2 है, Q3 है सॉरी, और अप टू Qn है। तो n नंबर ऑफ चार्जेस इसके अंदर मौजूद हैं। इसका मतलब Q1 जो है, Q1 की वजह से भी इसमें से फ्लक्स पास कर रहा होगा, Q2 की वजह से भी फ्लक्स पास कर रहा होगा, Q3 की वजह से भी, एंड अप टू जितने भी चार्जेस मौजूद हैं हर एक क्या करेगा, अपना फ्लक्स कंट्रीब्यूट करेगा इस के टोटल फ्लक्स में, शेप के टोटल फ्लक्स में। तो हमने प्रीवियसली भी इसको डिस्कस किया है कि जो क्लोज शेप होगी उसके सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा चार्ज के ऊपर और उसके साथ मीडियम के ऊपर। तो अगर मैं ऐसे करूं, मुझे फाइंड क्या करना है, दरअसल मुझे फाइंड करना है कि इस क्लोज सरफेस का टोटल फ्लक्स कितना होगा इन तमाम के तमाम चार्जेस की वजह से। तो हम क्या करेंगे, हम इस Q1 की वजह से अगर चार्ज फ्लक्स फाइंड कर लें, फिर Q2 की वजह से फ्लक्स फाइंड कर लें, फिर Q3 की वजह से फ्लक्स फाइंड कर लें। इसी तरह हर एक चार्ज के लिए हम फ्लक्स फाइंड करें, तमाम चार्जेस के फ्लक्स को ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल इस सरफेस का फ्लक्स आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो बराबर होगा फ्लक्स 1, यानी कि पहले चार्ज Q1 की वजह से फ्लक्स, फिर Q2 की वजह से, फिर Q3 एंड अप टू Qn। अब फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं क्लोज सरफेस के लिए। प्रीवियसली हमने देखा कि अगर उसके अंदर एक चार्ज पड़ा हो तो हमने देखा कि फ्लक्स जो है वो बराबर होता है Q/ε0 के। तो चार्ज Q1 के लिए क्या आ जाएगा, Q1/ε0। चार्ज Q2 के लिए क्या आ जाएगा, Q2/ε0। तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहां पर उनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। अब यहां पे देखें, यहां पर हर एक में ε0 मौजूद है। तो यहां से अगर मैं 1/ε0 को कॉमन ले लूं तो ये बन जाएगा 1/ε0 इंटू बाकी क्या बचा, जहां पर Q1, जहां पे Q2, Q3 एंड अप टू Qn। और ये क्या है, Q1 यानी पहले चार्ज के मैग्नीट्यूड, Q2 यानी दूसरे चार्ज के मैग्नीट्यूड, Q3 यानी तीसरे चार्ज के मैग्नीट्यूड। तो तमाम के तमाम चार्जेस के मैग्नीट्यूड को अगर हम ऐड कर लें जो कि इस सरफेस के अंदर मौजूद हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा इस सरफेस के अंदर मौजूद टोटल चार्ज का मैग्नीट्यूड। लेट्स से अगर इसको मैं कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करूं तो मैं लिख सकता हूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 और टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस की जगह क्या लिख लेंगे, Q। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर आ गया 1/ε0 इंटू Q। और यही तो हमारी स्टेटमेंट थी। स्टेटमेंट क्या, गॉसेस लॉ क्या कहता है कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस, उनकी वजह से किसी भी क्लोज सरफेस का, तो वो हमेशा बराबर होगा
1 over epsilon नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज इनक्लोज। टाइम्स का मतलब होता है गुना,